हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पाथड़काल का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसका ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो और ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेशन है। और इसके बाद यदि बात करें तो ये जो हमारा लास्ट सेक्शन है और इसके बाद हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सभी प्रश्नों को जो है कवर कर लेंगे और इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें तो इससे पहले यदि बात करें तो वो हम 5 वीडियो के अंदर 152 तक हम पढ़ चुके थे और उसके बाद 153वां प्रश्न से लेकर हम जो है आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट रूप से समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और यदि बात करें आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती। ये जो ताम्रवती है इसकी यदि बात करें ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। तो इन चारों में हम देखा जाए तो ये आया हुआ कौन से एग्जाम में, पहले ये देख लेते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2004 में जो हुआ था उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो है ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। तो आहड़, ये जो आहड़ संस्कृति है इसकी यदि बात करें तो ये चारों जैसे कायथा, ये कायथ लिखा है कायथा है। ठीक है, तो कायथा, आहड़, गिलुंद एवं महेश्वर ये चारों की चारों जो है ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। लेकिन इनमें जो ताम्रवती कहते हैं वो कहते हैं आहड़ को। आहड़ जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है और कायथा इसकी यदि बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसी प्रकार से ये जो चारों स्थल हैं ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। ठीक है, और इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें दिया है व्याख्या में कि आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। जो आहड़ है इसी संस्कृति का जो प्राचीन नाम है इसे ताम्रवती के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तांबे से संबंधित बहुत सारे उपकरण मिले हैं और यहाँ पर तांबे को जो है गलाने वाली भट्टियाँ भी मिली हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यह स्थान अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ उदयपुर, मैंने आपको बताया कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब लेखों में इसी को घाटपुर कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आहड़ संस्कृति है इसको किसको घाटपुर कहा गया है तो आहड़ संस्कृति को कहा गया है। ठीक है, और यहाँ से खुदाई में एक बड़ी भट्टी भी मिली है और तांबे का सामान मिला है। ठीक है, तो जो भट्टी मिली है उसमें तांबे को गलाने के लिए ही व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 154वां। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो हालांकि मैं आपको उत्तर तो दिखाई देता हूं, तो उत्तर तो आपको पता ही लग जाता है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेकिन हम समझते हुए चलेंगे। भारत में पाषाणकालीन मानव जीवन प्राप्त नहीं हुए। ये सच बात है कि भारत में जो पाषाणकालीन, जैसे पाषाणकाल के अंदर कौन कौन से आते हैं तो पुरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, नव पाषाणकाल एवं ताम्र पाषाणकाल को भी पाषाणकाल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इन चारों में देखा जाए तो मानव जीवाश्म नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन भी देखते हैं, पुरा पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। जो पुरा पाषाणकालीन उपकरण जितने भी प्राप्त हैं उन पर मानव गतिविधियां नहीं प्राप्त हुई हैं, तो ए भी ऑप्शन जो है ठीक है। इसके बाद बात करें नव पाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी। जो नव पाषाण काल है इसमें मानव समाज की रचना नहीं हुई थी, तो ए भी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद बात करें जो ऑप्शन डी, जो प्रागैतिहासिक शिलालेखों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं है। अब जैसे जो हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमने भीमबेटका पढ़ा था, जो भीमबेटका है वो तीनों कालों से संबंधित है, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। और उसमें देखा जाए तो भीमबेटका कहाँ स्थित है तो नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो है एक रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, वहीं स्थित है भीमबेटका। तो उसमें जो भीमबेटका है वहाँ पर लगभग 500 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और 500 गुफाओं में देखा जाए तो जितने भी वहाँ चित्र प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भीमबेटका चित्रकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहाँ पर शिलाश्रयों में देखा जाए तो मानव जो गतिविधियाँ हैं, जो चित्र हैं वहाँ पर उसमें मानव गतिविधियाँ चित्रित हैं, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर है कि चित्रित नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा मतलब सही है, अर्थात ये मतलब गलत है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक शिलालेखों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं है, अर्थात जो भीमबेटका में जो भी चित्र मिले हैं वो उन पर मानव गतिविधियां हैं और इसीलिए ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये भी यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 155वां। इसकी यदि बात करें तो उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा,
ये प्रश्न जो है, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि यूपी पीसीएस प्री में 2 बार आया हुआ है, ठीक है। एक बार 2005 में आया हुआ है और दूसरी बार जो है 2011 में आया हुआ है। और यही प्रश्न जो एलटी ग्रेड वाले एग्जाम होते हैं, एलटी ग्रेड वाले, उनमें 2 बार ये पूछा गया था 2018 में, ठीक है। 2018 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है, अर्थात 2 बार एलटी ग्रेड में और 2 बार यूपी पीसीएस में। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा गया था, लेकिन जो है पूछा यही गया था कि हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। और ये भी लिखा कि उच्च पुरापहाड़ युगीन, इसमें जो है इंडिकेशन है कि ये उच्च पुरापहाड़ युग मतलब काल की जो प्रतिमा है, हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उसमें पहले था कि विंध्य क्षेत्र के उच्च पुरापहाड़ काल से मिली थी, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें जो नर्मदा घाटी है, सॉरी नर्मदा घाटी नहीं, बेलन घाटी, जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी से ही मिलती है। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो है ये प्रश्न इसी प्रकार से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी प्रकार के ऑप्शन जो है उनमें भी दिए गए थे, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही बीबीआई है, आप इसको बीबीआई करके याद कर लें। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश है। और अगर दूसरे तरह से पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि विंध्य क्षेत्र के उच्च पुरापाषाण काल से ये प्राप्त हुई है, ठीक है। तो दूसरे तरीके से ये पूछा जाएगा। और अब हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील, बहुत अंदर तक प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला पड़ता है और मेजा तहसील पड़ती है। और इसके जो है बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाला, ये लोहंदा नाला से जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। हड्डी की बनी हुई माता देवी की एक प्रतिमा मिली है और एक इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भारत में उच्च पुरापहाड़ काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त एकमात्र मूर्ति है। और ये इसकी जो प्रतिमा मिली है, जो बात करें कौशाम्बी, जो कौशाम्बी संग्रहालय है, वहाँ इसकी प्रतिमा संरक्षित है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी हमारा यूपी पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। प्रश्न है 156वां, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। ये प्रश्न कम से कम हम गर्त आवास से कम 20 बार कर चुके हैं, और यदि नहीं 20 बार नहीं किया तो हम इसको 20 बार समझ चुके हैं कई बार, ठीक है। तो आपको अगर आपने जो इससे पहले 5 वीडियो देखी हैं तो आपके जो है ये याद ही हो गया होगा। तो गर्त आवास के जो गर्त निवास या गर्त आवास मतलब इसके अगर पूछा जाए तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये बुर्ज-होम एवं गुफा कराल से इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। और बुर्ज-होम गुफा कराल हैं कहाँ, तो दोनों के दोनों जो है कश्मीर घाटी में है, अच्छा अर्थात जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर किस काल का है, तो वो है नवपहाड़ काल का, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो कश्मीर घाटी मिल रही है और दूसरा नवपहाड़ काल, दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि नवपहाड़ काल अगर देखा जाए तो 2 जगह है, लेकिन कश्मीर घाटी केवल एक ही जगह, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और अब आगे हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट बातें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये है हमारा, हालांकि मैं आपको इसके बारे में भी बताना, जैसे कश्मीर घाटी में ग्राम बस्तियों का लगभग 2500 ईसा पूर्व में आविर्भाव हुआ था, मतलब ये उदय हुआ था। बुर्ज-होम, और दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पर मुफ्त कराल लिखा है, हालांकि गुप्त कराल नाम है, ठीक है। तो मुफ्त कराल गलत है। बुर्ज-होम एवं गुप्त कराल में हुए उत्खनन या यहाँ से गड्ढा मतलब गड्ढा घर या फिर गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। और कृषि के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और पशुपालन, जो कि व्यापक स्तर पर पशुपालन जो है वो देखा जाए तो नवपहाड़ काल में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, गड्ढा घर एवं गर्तावास के भी साक्ष्य मिलते हैं। और जो बुर्ज-होम एवं गुफा कराल है, बुर्ज-होम से तो मालिक के साथ कुत्ते एवं बकरे के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और आगे यदि बात करें तो बुर्ज-होम जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, और इसकी बुर्ज-होम की जो खोज है वो डिटेरा एवं पीटरसन ने की थी, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली, और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न 157वां। निम्नलिखित में से किस मध्य पहाड़िक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब जो हड्डी के बने हुए आभूषण हैं इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन इसका तो डी ही है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे है। यदि बात करें तो बागोर, जो बागोर है ये तो मध्य पहाड़ काल का है, हालांकि ये चारों ही मध्य पहाड़ काल के ही हैं। ये बागोर जो कि देखा जाए तो राजस्थान का है, और बागोर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और ये बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है। वीरभानपुर ये भी मध्य पहाड़ काल का है, लेकिन ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है।
और इसके बाद बघोर सेकंड, ये अलग है। और इसके बाद जो मैदा, तो ऑप्शन जो डी है हमारा मैदा। अब मैदा के बारे में समझ लेते हैं। जो मैदा है यहाँ से सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद बात करें तो मैदा से कब्र में दो कंकालों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो कब्र में दो कंकाल कहाँ से मिलते हैं? मैदा से। इसके बाद मैदा से एक बोचड़ खाना अर्थात कसाई घर भी मिला है। ठीक है, कसाई खाना जो होता है यहाँ पर पशुओं को माना जाता है, तो कसाई खाना भी मिला है मैदा से। और यहाँ से मृग सुरंग के छल्ले, अर्थात वो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो हड्डी के बने हुए आभूषण एवं जो है मृग सुरंग के छल्ले कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो भी मैदा से ही प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। और मैदा के साथ साथ दो और भी हैं जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। जैसे बात करें मैदा, दमदमा एवं उसका नाम है सरायना राय। सरायना राय, मैदा एवं दमदमा, तीन स्थल ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। और तीनों के तीनों जो है यहाँ से गर्ततम एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 158वां। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो पालतू भैंस है इसको एक बार हम प्रश्न कर चुके हैं और वो भी यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था। ठीक है, तो वो प्रश्न भी जो पालतू भैंस वाला प्रश्न है ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो इसके जो साक्ष्य हैं ये मिलते हैं मेहरगढ़ के। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है ये मेहरगढ़ है कहाँ? तो ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से मेहरगढ़ के 7000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कितने? 7000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ से जो देखा है तो गेहूं एवं जौ के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। और कपास के भी जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किन पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, तो किरथर एवं सुलेमान पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ पड़ता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में ये स्थित है। और अब हम इससे आगे देख लेते हैं और भी बातें इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ जो कि एक नवापाषाण काल से संबंधित है, और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इनकी यदि बात करें जैसे धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। जो धौलावीरा है ये एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ मिलता है। अर्थात 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र ही है धौलावीरा। और धौलावीरा है कहाँ? धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। गुजरात के कच्छ जो जिला है गुजरात का वहीं पड़ता है, और जो कच्छ की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि जो धौलावीरा है कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। धौलावीरा के साथ साथ दो और हैं, एक है देसलपुर और दूसरा है सुरकोतला। सुरकोतला, देसलपुर और धौलावीरा ये तीनों ही कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं। और बात करें जो धौलावीरा है एवं सुरकोतला, इनकी बात करें तो जो जगपति जोशी हैं, जगपति जोशी ने ही धौलावीरा एवं सुरकोतला की खोज की थी। ठीक है, और धौलावीरा इसकी यदि बात करें तो जो कच्छ में तो पड़ता ही है और कच्छ की खाड़ी में तो पड़ता ही है। और इसके जो उत्खनन है, जैसे उनकी बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो उत्खनन करता है धौलावीरा के, उनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, और ये जो धौलावीरा है 2 नदियों के संगम पर पड़ता है। एक का नाम है मनहर एवं मानसेरा नदियों के संगम पर पड़ता है धौलावीरा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और भारत का ये दूसरा, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में मौजूद जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए तो धौलावीरा है। और पहला कौन है? तो राखीगढ़ी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी ये स्थित कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है राखीगढ़ी। और जो है ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है राखीगढ़ी। और जो है तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो गया राखीगढ़ी। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर पड़ता है। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के। और इनके बारे में जो डिटेल जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो और भी जानकारियाँ हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो हमारा है जो है 159वां। दक्षिण भारत की बृहद पहाड़ समाधियाँ संबंधित है। यदि हम इसमें बात करें तो ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अब कब पूछा गया था? 2006 में। ठीक है, तो 2006 में पूछा गया था। और इसकी बात करें तो दक्षिण भारत की बृहद पहाड़ समाधियाँ संबंधित है
तो ये है लौह पहाड़, ठीक है, लौह काल से संबंधित है। और लौह काल का जो लोहे का उदय एक किस समय हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल से इसका जो है लोहे के प्रमाण मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं, तो लोहे के प्रमाण जो है अतरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पड़ता है, अतरंजी खेड़ा एवं जखेड़ा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में अतरंजी खेड़ा एवं जखेड़ा पड़ते हैं। ये दो स्थलों से सबसे पहले जो है साक्ष्य मिलते हैं लौह काल के, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 160वां। 160वें प्रश्न बात करें सियावल। ये सियावल जो है मैं आपको बता दूं, मैंने जो 3 वीडियो डाली हैं कंटेंट वाइज, उसमें मैंने इसको बताया था कि जो सियावल है ये जो सोन नदी घाटी है उसी में पड़ता है, ठीक है, सोन नदी घाटी में पड़ता है। और ये निम्न पुरा पहाड़ काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो निम्न पुरा पहाड़ काल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। और जो सोन नदी घाटी है इसी में ये पड़ता है, ठीक है। तो सियावल किस काल से संबंधित है, निम्न पुरा पहाड़ काल से संबंधित है। और जो किस घाटी में पड़ता है, तो सोन नदी घाटी में ये पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 30 से अधिक पुरास्थल जो है यहाँ पर निम्न पुरा पहाड़ काल से संबंधित 30 से अधिक पुरास्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं, क्योंकि जो ये सोन नदी घाटी में ये जो है पुरास्थल स्थित है। और इसके साथ साथ जो है 30 से अधिक पुरास्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं, अर्थात खोजे जा चुके हैं। सियावल जमाव से निम्न पुरा पहाड़ काल से संबंधित है कि उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन नदी के सबसे निचले व पुराने जमाव को सियावल जमाव इसलिए कहा गया क्योंकि सियावल नामक पुरास्थल के पास इसका सबसे अच्छा जमाव और जहाँ इसका अध्ययन किया गया। तो बेसिक सी बात है, आप इसको डिटेल में जाना है, मैं आपको केवल 2-3 बात बताऊँ। सियावल जो कि निम्न पुरा पहाड़ काल से संबंधित है और जो कि सोन नदी घाटी में पड़ता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 161वां। राग के टीले किस क्षेत्र की नव पहाड़िक संस्कृति से संबंधित है। मैंने आपको बताया था पहली बार कि राग के टीले जो है ये तो नव पहाड़ काल से संबंधित है, हालांकि ये लिखा हुआ है राग के टीले नव पहाड़ काल से संबंधित है। दूसरी बात है कि ये दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की ये विशेषता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। दक्षिण भारत के 3 राज्य हैं, जैसे बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीनों से ही जो है राग के टीलों की संस्कृति प्राप्त होती है। तमिलनाडु में पड़ता है उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, मैं बता दूंगा आगे। जो है जो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में 2 पड़ते हैं, एक है उतनूर और दूसरा है पल्लवाई, ठीक है। उतनूर और पल्लवाई से राग के टीलों की संस्कृति मिलती है। और जो है कर्नाटक में मास्की है, ब्रह्मगिरी है और नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा तो उसमें पड़ता है आंध्र प्रदेश में। जैसे ब्राह्मी है, मास्की है और जो है कोडिकल है, कुपगल है, मतलब कई सारे हैं जहाँ से नव पहाड़ काली संस्कृति के राग के टीले मिलते हैं, जो कि कर्नाटक में स्थित हैं, ठीक है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगहों से ही राग के टीले मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, और ऑप्शन बी द राइट आंसर एवी यूपी पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 162, 162वां प्रश्न। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं। मैंने आपको ये प्रश्न कई बार बताया है कि जो मानव समाधानों, अर्थात ये कहा गया है कि मानव समाधानों जहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्तों को दफनाया जाता था, ये एक ही स्थल था बोरजोम, ठीक है। बोरजोम से मानव के साथ कुत्ते एवं बकरे के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और बोरजोम जो कि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और जो है नव पहाड़कालीन गुप्पा कराल बोरजोम जो है नव पहाड़कालीन स्थल है। हालांकि मेहरगढ़ भी है, मातंड, ये सभी के सभी नव पहाड़काल से संबंधित है, ठीक है। मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य अर्थात 7000 ईसा पूर्व साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से कृषि के, और जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं। बोरजोम यहाँ से क्या क्या मिला है, तो बोरजोम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और जो है बोरजोम का अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान, ठीक है। तो इसका यह अर्थ होता है। और डी टेरा पैटरसन ने बोरजोम की खोज की थी। और यहाँ से क्या क्या मिला है, तो इनको हम जो भी मिले हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य गुफा कराल एवं बोरजोम दोनों से ही मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे यदि बात करें तो जो है अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 163वां। ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें दिखाने की कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे
यूपी पीसीएस प्री में ये 2 बार पूछा गया है और ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछे गए सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे जो है जब यूपी पीसीएस में अब ये प्रश्न पूछे गए, इसके बाद जब कुछ साल हो जाते हैं, इसके बाद जो है इससे छोटे के एग्जाम जैसे रेलवे है, एसएससी है, उनमें ये प्रश्न पूछे जाने लगते हैं। तो इसका प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि जो मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म मिला है ये कहाँ से मिला है, जो कि मिला है हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से मिला था और हथनौरा से एक खोजा किसने था, उनकी यदि बात करें अरुण कुमार सोनकिया। अरुण कुमार सोनकिया जो थे उनका हाल ही में जो है एक मतलब सड़क दुर्घटना में जो है उनका निधन हो चुका है, जो कि ये पुरातत्वविद थे। उन्होंने ही जो नर्मदा घाटी के जो बिंद क्षेत्र में नर्मदा घाटी में पड़ता है हथनौरा। ठीक है, तो हथनौरा से एक होमो इरेक्टर प्रजाति का महिला का 30 वर्षीय महिला थी, 30 वर्षीय महिला का जो कि होमो इरेक्टर प्रजाति से संबंधित थी, उसी का जो है कपाल अर्थात मतलब जो है उसका कंकाल ढूंढा था। ठीक है, तो जो कि हथनौरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे भीमबेटका है, इसे जो है तीनों काल के चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर शैल चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं और लगभग 500 गुफाएं मिलती हैं भीमबेटका में। और जो है शैलाश्रय के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सरायनहरा और दमदमा, सरायनहरा दमदमा की बात करें, इन दोनों से ही जो है गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों कहाँ हैं, तो प्रतापगढ़ तहसील प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो है ये दोनों के दमदमा है और सरायनहरा है, इनकी दोनों की बात करें तो ये मध्य पहाड़ काल से संबंधित है। और इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं, ये भी दोनों यूपी पीसीएस में पूछे गए थे। अब इसके बाद जो है समझ लेते हैं, जो भी इसकी बेसिक बातें हैं एक बार व्याख्या इसकी देख लेते हैं, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बन जाए। यहाँ से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो हथनौरा है कहाँ पड़ता है, तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और होशंगाबाद में ही एक और पड़ता है, मैं आपको बता दूं, आपको याद हो अगर, जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ भी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और आदमगढ़ जहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, सॉरी जो आदमगढ़ है वहाँ से पशुपालन के मिलते हैं। अब मतलब गलती से बोल दिया कि कृषि, हालांकि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य होशंगाबाद जो आदमगढ़ पड़ता है, आदमगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, और हथनौरा भी मतलब होशंगाबाद जिले में स्थित है और आदमगढ़ भी, और दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। हथनौरा से मानव की खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टर, मैंने आपको बताया था अभी कि होमो इरेक्टर प्रजाति की महिला का मिला था, और कुछ ने इसे विकसित होमो सेपियंस वर्ग का मान लिया है, लेकिन ये जो सबसे प्रचलित है वो होमो इरेक्टर प्रजाति का ही माना जाता है। ठीक है, और इसमें दिया गया कि भीमबेटका, और भीमबेटका को भी समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि रायसेन जिला में स्थित है मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल का क्षेत्र जो गुफाएं यहाँ से लगभग, मैंने आपको बताया भी था कि लगभग 500 गुफाएं यहाँ से मिलती हैं। और शैलाश्रयों या शिलाश्रयों के लिए भी एक प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहाँ लगभग 500 है। भीमबेटका की गुफाओं को खोजने का श्रेय जो है BS बाकड़कर, उनका नाम है विष्णुधर बाकड़कर। ठीक है, विष्णुधर बाकड़कर के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने ही भीमबेटका की खोज की थी। और इसके बाद पढ़ते हैं भीमबेटका की गुफाओं को, हालांकि ये पढ़ चुके हैं। यहाँ के अधिकांश शिलाश्रयों में मध्य पहाड़ी संस्कृति के पुरावशेष एवं समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य पहाड़ी मतलब संस्कृति के यहाँ से जो पुरावशेष हैं वो अधिक मिलते हैं। इसके बाद जो सरायनहरा है उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो सरायनहरा है एवं दमदमा, सरायनहरा, दमदमा एवं एक है मैधा, तीनों ही इतने महत्वपूर्ण हैं, जो प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीनों ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि तीनों से ही प्रश्न जो भी उसके मतलब प्रश्न बन सकते हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे जो सरायनहरा है, यहाँ से कब्र में 4 कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी प्रश्न पूछा चुका है। सरायनहरा से गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के साथ सरायनहरा, दमदमा एवं पड़ता है मैदा, तीनों से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो वो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं अलग अलग करके। और जो है इसके बाद जो है दमदमा की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाथी दांत का लटकन मिलता है दमदमा से, और ये भी प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से दमदमा से ही सबसे अधिक मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं दमदमा से। ठीक है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो है ये तो चीज़ें मिलती ही हैं, और गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के साथ दमदमा से भी मिलते हैं। और हमने पीछे पढ़ा भी था, जैसे सरायनहरा, दमदमा एवं मैदा, जो मैदा है वहाँ से बूचड़ खाना,
अर्थात कसाई खाना मिलता है, वो भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और जो है मृग शृंग के छल्ले एवं हड्डी के बने हुए जो आभूषण हैं वो भी वहाँ से मिले थे, तो वो भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको तीनों इसलिए बता दें कि तीनों से ही महत्वपूर्ण हैं और तीनों ही प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही BVI हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा जो है 164वां, पूर्व पहाड़कालीन मानव का मुख्य धंधा था। जो पूर्व पहाड़ अर्थात पूरा पहाड़ काल का जो भी मानव था उसका मुख्य धंधा क्या था, तो उसमें धंधे की यदि बात की जाए तो ना तो कृषि जानता था मानव, ना ही पशुपालन जानता और ना ही मिट्टी के घर बर्तन बनाना जानता। तो ये कार्य तो जानता ही नहीं था, ना तो कृषि जानता था। कृषि की खोज कब हुई थी, तो नव पहाड़ काल में। पशुपालन की तो मध्य पहाड़ काल में। और मिट्टी के बर्तन जो है ये सबसे यहाँ पर पूछा गया पूर्व पहाड़ काल में, बहुत पुराने समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर मनुष्य केवल और केवल शिकार जानता था। ठीक है, शिकार खेलना जानता था, और जो है यही हमारा उत्तर है। तो यूपी PCS प्री में ये भी पूछा गया था। ठीक है, इसलिए बहुत ही BVI हो जाता है, 2006 में पूछा गया था। अब इसके बारे में यदि आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि थोड़ी विशेष बातें जो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्याख्या में पूर्व पहाड़कालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, अर्थात वो प्रकृति पर ही मतलब निर्भर था। वे प्रधानतः आखेट थे, आखेट पर निर्भर थे। आखेट अर्थात शिकार करते थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था, अर्थात जानवरों को मारकर खाते थे तो मांस, और कंदमूल अर्थात जो जंगल से जो भी प्राप्त होते हैं कंदमूल फल, तो उनको खाते थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे, अग्नि का प्रयोग जो है ये नहीं जानते थे के कारण वे मांस जो है वो कच्चा खाते थे। तो एक एक जो फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है कि ये प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। आखिर अर्थात शिकार पर निर्भर थे, जो पशुओं को मारकर खाते थे उन पर ही निर्भर थे, और भोजन मांस या फिर कंदमूल फल खाया करते थे। तो ये सारी उनकी बातें हैं। अग्नि के प्रयोग से जानते ही नहीं थे, इसीलिए मांस जो है कच्चा खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था, मतलब इधर उधर भटकते रहते थे, क्योंकि इन्होंने घर नहीं बनाए, घर बनाना जानते ही नहीं थे। इसके बाद तथा उनका जीवन खानाबदोश अर्थात मतलब खाने पर ही ये निर्भर रहते थे, और घुमक्कड़ प्रजाति के थे। ठीक है, तो खानाबदोश थे और घुमक्कड़ थे। सभ्यता के इस आदिम युग में देखा जाए तो मनुष्य कृषि कर्म या पशुपालन से परिचित ही नहीं था। कृषि कर्म से नव पहाड़ काल में जो है परिचित होता है, और पशुपालन से मध्य पहाड़ काल में। ना ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता, बर्तन भी निर्माण करना नहीं जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, अर्थात जो भी जानवर थे एवं कंदमूल फल थे, इनको मारकर, जो जानवर थे उनको मारकर उनके मांस को खाकर अपना पेट भरता था। ठीक है, तो खाद्य संग्राहक था यहाँ पर मानव। और इसके बाद बात करें तो वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका। उत्पादक कब बनता है, जब कृषि की खोज होती है तभी बनता है उत्पादक। और जो कृषि अर्थात जो अनाज होता है उसको उत्पन्न करता है। इसके काल जो कृषि का जब मतलब कृषि करता है मनुष्य, तभी कहा जाता है नव पहाड़ काल में जो खाद्य उत्पादक। ये उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है नव पहाड़ काल की। ठीक है, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई अंतर नहीं था, अर्थात मनुष्य एवं जंगली जीवों के रहन सहन एक ही जैसे थे। जैसे जंगली जीव जंगलों में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी घूमता रहता था। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 165वां। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछा गया है। जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है इसके लिए मैंने बताया था कि एक ही सबसे फेमस है जो बार बार पूछा जाता है, जो भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक काल देखा जाए तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। और ये भी यूपी PCS में पूछा गया था, 2007 में पूछा गया था। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं। जो भीमबेटका है, भीमबेटका एक मध्य पहाड़ी स्थल है। ठीक है, तो मध्य पहाड़ काल के बारे में जानकारी अधिक देता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा चुका है, इसलिए इसके सभी चीज़ें पता होना चाहिए। ये रायसेन जिले से भी पूछा चुका है कि भीमबेटका जो है ये किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में। और इसकी खोज किसने की थी, तो ये भी पूछा चुका है। BS बाकड़कर, उनका नाम है विष्णुधर बाकड़कर ने खोज की थी, तो ये भी प्रश्न पूछा चुका है। और दूसरी बात, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी पूछा चुका है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। 1958 अर्थात 1958 में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो लगभग 500 शिलालेख गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और ये एक प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से लगभग देखा जाए तो उच्च पूर्व पहाड़कालीन चित्रकला के अवशेष मिलते हैं। तो उच्च पूर्व पहाड़ काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, मध्य पहाड़ काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, और नव पहाड़ काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कालों से संबंधित है। यहाँ के आदिम चित्रों में स्पष्टता 2 स्तर मिलते हैं।
पहले स्तर के हिरण, बारहसिंगा। अब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो यही बातें हैं कि ये भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। और कहाँ मध्य प्रदेश के कहाँ, तो रायसेन जिले में स्थित है। और 1958 में खोज की गई थी। विष्णुधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। 500 जो है शिलालेख गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई। और शैल चित्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो है शैल चित्रकला एवं शैलाश्रय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई बार दिखाए भी हैं, तो आप जानते ही हैं, इतनी बात है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 104वां। 104वां प्रश्न जो है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। सराय नहर और मैदान ये संबंधित है। ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं? विंध्य क्षेत्र की न पहाड़ी संस्कृति है, विंध्य क्षेत्र की मध्य पहाड़ी संस्कृति है, गंगा घाट की मध्य पहाड़ी संस्कृति है। सबसे पहली बात, जो सराय नहराएं हैं और मैदान, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, तो प्रतापगढ़ तहसील, सॉरी तहसील याद आ जाता है, तहसील नहीं जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़। सराय नहरा, मैदा एवं दमदमा ये तीनों ही उसी जिले में पड़ते हैं। अब ये मैंने ये भी बताया था आपको कि मध्य पहाड़ काल से संबंधित है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मध्य पहाड़ काल कहाँ कहाँ पड़ता है। एक पड़ता है इसमें और एक पड़ता है इसमें। ठीक है, तो मध्य पहाड़ काल से तो संबंधित है ही। अब दो ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं। ठीक है, अब दो ऑप्शन कट गए क्योंकि न पहाड़ काल से संबंधित ही नहीं। अब इसमें हमें देखना है कौन सा है, तो इसमें जो देखा है तो गंगा घाटी की मध्य पहाड़ी संस्कृति पढ़ते हैं। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र की नहीं, बल्कि उत्तर जो है हमारा ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, तो पहले तो आपको ये कट करना आप सीखिए कि जो सराय नहर है, मैदान, ये दोनों मध्य पहाड़ काल से संबंधित है। ठीक है, तो मध्य पहाड़ केवल दो ही में मिला था और दो कट गए हमारे ऐसे ही। अब इसमें ये देखना था कि जो कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं, तो गंगा घाटी के क्षेत्र में पड़ता है सराय नहर, मैदान एवं दमदमा। ठीक है, तो अब हम ये प्रश्न जो है मैं आपको दिखाया, जो यूपीपीसीएस फ्री में ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2007 में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे हम समझ लेते हैं, ये जो सराय नहर, मैदान, यहाँ से जो है गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य मिले और गर्त स्तंभ के भी साक्ष्य मिले, और यहाँ से मानव समाधियाँ 11 मानव समाधियाँ भी यहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो है मृग संग के छल्ले एवं जो है बोचड़ खाना, कसाई खाना, ये पड़ता है जो है मैदान से। और सराय नहर यहाँ से कब्र में 4 कंकाल मिलते हैं सराय नहर, और इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 167वां। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। जो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण है, इसकी यदि बात करें तो ये संबंधित है उच्च पुरा पहाड़ काल से। जैसे मैं आपको बता दूं, जो भीमबेटका है, भीमबेटका उच्च पुरा पहाड़ काल से उसकी कलाकृतियां प्रारंभ होती हैं, और इसके बाद जो है लगभग नव पहाड़ काल तक चलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, जो कि उच्च पुरा पहाड़ काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था 2007 में। तो आप अगर पूछा जाए कभी कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कब से मिलता है, तो उच्च पुरा पहाड़ काल से ही मिलता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 168वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है। निम्न पुरा पहाड़ काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? अब हमें निम्न पुरा पहाड़ काल के बारे में, यदि आपने हमारी जो पुरानी वीडियो पढ़ी हुई है आपने देखा होगा, उनको जो है हमने हाल ही में डाली थी अभी 1-2 दिन के अंदर ही। तो यदि आपने उन वीडियो को देखा है तो जो है आप इस प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो निम्न पुरा पहाड़ काल है उसके बारे में जो भी जानकारियाँ उसको समझते हैं। वह पालेदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता है। जो भी पालेदार कुल्हाड़ियाँ या भी नुकीले या अपने धारदार जो भी औजार होते थे, वो नव पहाड़ काल की देन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए द मतलब गलत, अर्थात ये मतलब गलत है, तो इसको हम नहीं टच करेंगे। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये नव पहाड़ काल की विशेषता है। तो यहाँ से मध्य पहाड़ काल, निम्न पुरा पहाड़ काल की कहाँ से हो सकती है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो बात करें, मैंने आपको बताया था, हालांकि ऑप्शन बी द राइट आंसर, लेकिन आपको तीनों ही बताएंगे। जो कोर उपकरण की संस्कृति है, ये निम्न पुरा पहाड़ काल की संस्कृति है। निम्न पुरा पहाड़ काल की संस्कृति कोर उपकरण प्राप्त होते हैं निम्न पुरा पहाड़ काल से। मध्य पुरा पहाड़ काल से होते हैं फ्लैग्स, जो फ्लैग प्रकार के उपकरण होते हैं वो मध्य पुरा पहाड़ काल से। जैसे जो पुरा पहाड़ काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया था। एक है निम्न पुरा पहाड़ काल, दूसरा है मध्य पुरा पहाड़ काल, और तीसरा है जो है उच्च पुरा पहाड़ काल। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो पुरा पहाड़ काल का ही एक भाग है निम्न पुरा पहाड़ काल, जो कि सबसे पहला इसका पड़ता है। ठीक है, तो जो निम्न पुरा पहाड़ काल है इसमें होती है कोर प्रणाली, और यही पूछा गया कि कोर उपकरण का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है मध्य पुरा पहाड़ काल जो पड़ता है, इसमें है जो फ्लैग
उपकरण के फ्लैग के बने हुए उपकरण इसमें चलते थे। इसके बाद जो उच्च पुरापाषाण काल है इसमें जो है ब्लेड से बने हुए उपकरणों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो तीनों बातें ही मैंने बता दी और जो पुरापाषाण काल के ही तीनों अंग हैं। अब जो है ऑप्शन बी तो सही हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं। वह पशुपालक था। जो पशुपालक अर्थात पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। वह लघु पाषाण के जो जो लघु पाषाण उपकरण अर्थात इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ पत्थर इनकी यदि बात करें तो ये मध्य पाषाण काल की देन है। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब डी, बी एवं ए तीनों ही गलत हैं, क्योंकि पालेदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था जो है नवपाषाण काल में, और वह पशुपालन एवं जो है माइक्रोलिथ पत्थर का प्रयोग करता था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और पूछा गया निम्न पुरापाषाण काल, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। और जो कोर उपकरण की विशेषता है ये निम्न पुरापाषाण काल की ही विशेषता है। अब आपको बता दूं ये यूपीपीसीएस ग्री में ये भी प्रश्न पूछा गया था 2007 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 169 169वां होमो इरेक्टस। अब इसके बारे में जब आपको ये दिखाई दिया कि होमो इरेक्टस आपको मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ कि होमो इरेक्टस प्रजाति, हालांकि प्रश्न समझ लेते हैं इसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हमें दो स्थल देखना है। मैंने आपको बताया था कि नर्मदा घाटी है इसी में हथनौरा के बारे में हम कई बार पूछ चुके हैं। हथनौरा से जो अरुण कुमार सोनगिया थे उन्होंने 5 दिसंबर 1982 को जो है होमो इरेक्टस प्रजाति का जो महिला का जो है 30 वर्षीय महिला थी। मैं आपको सब पूरी डिटेल बता देता हूँ। होमो इरेक्टस प्रजाति की महिला का जो है ये मतलब एक कपाल मिला था। कहाँ से मिला था, तो हथनौरा से। हथनौरा कहाँ है, तो नर्मदा घाटी में पड़ता है, और नर्मदा घाटी अर्थात मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। और जो महिला थी वो 30 वर्ष की महिला थी, और वो उसकी प्रजाति जो है वो होमो इरेक्टस प्रजाति की थी। ठीक है, तो और होमो इरेक्टस जो प्रजाति के मानव थे उनकी विशेषता मैं बता दूंगा आपको। पूछा जाता है कि वह मानव कौन सा है जो सबसे पहले सीधा खड़ा होना प्रारंभ हुआ था, तो होमो इरेक्टस प्रजाति के ही मानव थे। और होमो इरेक्टस प्रजाति के दो मानव थे, एक था जावा मानव, एक था पैकिंग मानव। जावा मानव जो कि जावा द्वीप पे इसके साक्ष्य मिलते हैं, जावा द्वीप है इंडोनेशिया में, और जो पैकिंग मानव उसके साक्ष्य मिलते हैं चीन से। ठीक है, तो दोनों के दोनों प्रजाति जो है वो होमो इरेक्टस प्रजाति से ही संबंधित है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। और ये भी यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान वाला, इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ 170वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पहला है कि वीरभानपुर उज्जैन कायथा आहार। जो वीरभानपुर है इसकी यदि बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है वीरभानपुर, और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित अर्थात मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण की ये विशेषता थी, अर्थात जो माइक्रोलिथ पत्थर हैं ये मध्य पाषाण काल की ही विशेषता थी, तो ऑप्शन ए का हो गया डी। इसके बाद उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है संबंधित है जो है गैरिक मृदभान परंपरा। उज्जैन की बात करें तो ये उज्जैन संबंधित है गैरिक मृदभान परंपरा से। कायथा की बात करें तो कायथा पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये ताम्रपाषाण कालीन जो है संस्कृति है। कायथा एवं पहाड़ दोनों ही ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है, लेकिन जो आहाड़ है ये तो पड़ती है बना संस्कृति में, और कायथा पड़ती है ताम्र नदी से संबंधित। ठीक है, तो अब हम इसको मिला देते हैं। ए का 4 किसमें है, जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ए का 4 है, और जो है ए का 4 इसमें पड़ता है, और किसमें, इसी में पड़ता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्योंकि इसी में एक ही में पड़ता है, और बी का जो है 3 अर्थात बी का 3, और कायथा जो है पड़ता है सी का 2, तो सी का 2, और इस प्रकार से ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में यदि बात करें तो जो आहार संस्कृति है इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और यह ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है, जो कि उदयपुर राजस्थान में पड़ती है। कायथा जो कि ये भी ताम्रपाषाणकालीन से संबंधित है, लेकिन कायथा मध्य प्रदेश में ये मतलब मध्य प्रदेश में संबंधित है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद है जो हमारा 171वां प्रश्न। 171वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है। अभी कायथा को तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। कायथा कहाँ से संबंधित है, तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कायथा मध्य प्रदेश, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश है नहीं, अर्थात अगर आपको एक भी इनमें से सही पता है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो ऑप्शन ए ही गलत है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, और इस प्रकार से ऑप्शन ए ही हमारा सही है। चिरान जो कि बिहार में स्थित है, बिल्कुल सही। पांडु राजार ढिबी ये बंगाल से संबंधित है, और दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, दायमाबाद के यदि बारे में मैं आपको बताऊं
तो दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है, और महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये बातें अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में दिखा भी दूं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। यदि बात करें तो कायथा नामक पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। भारतीय साहित्य में इसे बारहमीर की जन्मभूमि या कपितक के रूप में जाना जाता है। किसको? जो है कायथा को, कपितक कायथा, अर्थात ये मिलते जुलते हैं। तो पहले थे बारहमीर की जन्मभूमि कपितक के नाम से जाना जाता था कायथा को, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। इसके बाद यहाँ उत्खनन से ताम्र नदियाँ मिली हैं, ठीक है। तो ताम्र नदियाँ कहाँ से मिली हैं? कायथा संस्कृति से मिली हैं। और आगे चिरान, ये चिरान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार के सारण जिले में पड़ता है। अगर आपसे पूछे, मैं कई बार डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। जो चिरान है ये बिहार के सारण जिले में पड़ता है और ये नवपहाड़ काल से संबंधित है, ठीक है। एक नवपहाड़ी स्थल है और जहाँ उत्खनन के आवास, मिट्टी के बर्तन, छोटे, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो चिरांद है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो हड्डी के बने हुए औजार हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं से मिलते हैं, चिरांद से, ठीक है। तो हड्डी के औजारों के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। और आगे यदि बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि जो है यहाँ पर लिखा है पांडु राजा ढिवी, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में एक स्थित एक आद्य ऐतिहासिक पुरास्थल है, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक पुरास्थल है पांडु राजा ढिवी। और कहाँ स्थित है? तो जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ से आदि ऐतिहासिक काल के कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित एक पुरास्थल है और जहाँ के उत्खनन में एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा, एक रथ के आदि के मतलब यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? तो दायमाबाद से एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा, एक रथ प्राप्त हुआ है। और ये दायमाबाद है कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो 172वां है। तो 172वां प्रश्न है हमारा कि जो 172वां प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं। नवपहाड़कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले? जो नवपहाड़ काल में मैंने बताया था कि गर्त निवास, अब एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि वो बार बार पूछ ही लिया जाता है, तो मैं आपको कई बार इसको बता भी चुका हूँ। जो गर्त निवास के साक्ष्य हैं एक बुर्जहोम से मिलते हैं और गुफा कराल, इन दोनों स्थलों से मिलते हैं, अर्थात 1 और 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2008 में। तो हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 173वां प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं। मध्य पहाड़ी संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये प्रश्न हालांकि नया है, लेकिन इसको भी हम समझते हैं। मध्य पहाड़ी संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मिला है जो है और चौपानी मांडू से। चौपानी मांडू, इसकी यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये चौपानी मांडू स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। और चौपानी मांडू से यदि बात करें तो जो है हाथ से बने हुए मृदभांड भी मिलते हैं, हाथ से बने हुए मृदभांड मिलते हैं चौपानी मांडू से। और चौपानी मांडू से 13 झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं एवं 13 झोपड़ियों के साक्ष्य एवं जो है जंगली चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। चौपानी मांडू से क्या क्या मिलता है? तो 13 झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं एवं जंगली चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ से जो है हाथ से बने हुए मृदभांड भी मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? चौपानी मांडू से। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे लेखैया है, ये लेखैया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेखैया की बात करें तो इसके साथ साथ जो है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में लेखैया पड़ता है और यहाँ से सर्वाधिक नरकंकाल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। 17 नरकंकाल मिलते हैं लेखैया से। और सरायनारायण, इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, और लंगनाथ इसको भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी यदि बात करें तो इसके बारे में मैं दिखा भी देता हूँ, जिससे कि आप जो है अच्छे से समझ पाएँ। मध्य पहाड़ी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडू से मिला है। ये वन्य धान का जो प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडू से मिला है। ये पुरास्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो अगर आपसे कभी नदी पूछी जाए कि जो चौपानी मांडू है किस नदी के किनारे, तो बूढ़ी बेलन नदी के किनारे पड़ता है। इस पुरास्थल को खोजने का सिरा 1967 में बीडी मिश्रा, जो बीडी मिश्र हैं, इनको जो है इनका नाम आता है, 1967 में इसने खोज की थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। 174वां प्रश्न बहुत ही बीबीआई है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? अब मैं आपको पहले समझा दूं, तब आप समझ पाएंगे। हो सकता है जो है जैसे बात करें भारत में, अगर भारत में पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर लगा दी, भारत हटा दिया है, पूछा जाए कि किसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं, तो अगर भारत हटा दिया तो हो जाएगा रॉबर्ट विल्सफोर्ड, ठीक है।
अगर भारत हटा दिया तो हो जाएगा रॉबर्ट बिल्सफोर्ड, और भारत लगा दिया तो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। जो भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व विभाग के जनक हैं, भारत में जाने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर भारत हटा दिया तो पूरे विश्व के हो जाते हैं प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक रॉबर्ट बिल्सफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हीं ने जो है भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और जो भारत का पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो है इसके बाद मैं आपको इनके बारे में थोड़ी डिटेल दिखा देता हूँ, और ये यूपी पीसीएस विधि में पूछा गया था। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जैसे यदि बात करें इनके बारे में, विख्यात पुरातत्व अन्वेषक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यही प्रश्न था हमारा, और जो है उत्तर भी हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम है। इनकी यदि बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1833 ईस्वी में एक सैन्य शिक्षार्थी के रूप में भारत आया था। जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, ये 1833 में एक सैन्य शिक्षार्थी के रूप में भारत आया था, अर्थात मतलब सैन्य शिक्षा के लिए भारत में आया था। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति लेने के बाद, मतलब सेना से जब इसके जो है इसको रिटायरमेंट मिल गया, अर्थात सेवानिवृत्ति हो गई, तो इसके बाद जो है इसे पुरातत्व सर्वेक्षक बना दिया गया। 1870 से 1885 तक वह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक पद पर रहा। ठीक है, तो ये सारी विशेष बातें थी। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 175वां, इसमें क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 175वां, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मैं आपको ये प्रश्न भी कई बार बता चुका हूँ। जो फलक संस्कृति है, जब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो है कोर संस्कृति किससे संबंधित है, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि उसी समय की फलक संस्कृति किससे संबंधित है। जो कोर संस्कृति थी वो तो थी निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित कोर संस्कृति। ठीक है, और उसी प्रकार से मैंने बताया कि फलक संस्कृति जो है ये मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित थी। और उसी प्रकार से अगर कभी पूछ लिया जाए ऑप्शन प्रश्न देकर कि जो है ब्लेड संस्कृति किससे संबंधित, तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो तीनों ही प्रश्न मैंने आपको फिर से बता दिए। कोर संस्कृति पीछे प्रश्न पूछा जा चुका है, और जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थी। फलक संस्कृति जो कि मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगर आगे कभी पूछा जाए कि जो है ब्लेड संस्कृति किससे संबंधित है, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तीनों ही मैंने फिर से बता दिए। और यहाँ पर कुछ और भी संस्कृतियाँ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसमें चलती है अबेवेली एवं ऐसोली। अबेवेली एवं ऐसोली संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। और जो मध्य पुरापाषाण काल है, इससे संबंधित है मोस्तारी संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। और जो उच्च पुरापाषाण काल है, इससे संबंधित है मगधा गिल्ली। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ मैं कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है जो अबेवेली एवं ऐसोली संस्कृति, और इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है मोस्तारी संस्कृति, और जो उच्च पुरापाषाण काल है इससे संबंधित है मगधा गिल्ली संस्कृति। ठीक है, तो ये बातें भी मैंने आपको बता दी। और जो यहाँ के पत्थरों की बात करें तो यहाँ पर जो निम्न पुरापाषाण काल है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पत्थर के रूप में क्वार्टजाइट को जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल के जो पत्थर थे उनकी यदि बात करें तो जो है जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट मध्य पुरापाषाण काल के सबसे प्रमुख पत्थर थे। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर कैल्सिडोनी जो है पत्थर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, अर्थात जो है मध्य पुरापाषाण संस्कृति। ठीक है, और ये भी यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था 2008 में। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको समझ लेते हैं। पूट वाला है इसमें 176वां क्वेश्चन। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इनको हमें मिलाना है। अब इनकी यदि बात करें तो जो पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण, पुरापाषाण काल है, इसकी यदि बात करें तो यहाँ से जो है जो मनुष्य था वो नदी के तट पर मतलब रहता था, नदियों के किनारे ही अधिवास करता था, क्योंकि पानी पीने के लिए, क्योंकि घुमंतु था तो पानी पीने के लिए नदियों के किनारे ही रहता था। अर्थात एक का हो गया 2। मध्यपाषाण काल की यदि बात करें तो मध्यपाषाण काल की जो विशेषता है वो है शैलाश्रय। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल जो है इसकी विशेषता शैलाश्रय। मैंने आपको बताया भी था कि जो भीमबेटका है उसमें उसके बारे में विशेष बात ये थी कि जो भीमबेटका है वहाँ से जो शैलाश्रय के साक्ष्य मिलते हैं वो सबसे अधिक मिलते हैं मध्यपाषाण काल से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी का हो जाएगा 3। नवपाषाण काल जो है यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो नवपाषाण काल जो कि बुर्जोम एवं गुफा कराल जो कि नवपाषाण काल के ही मतलब स्थल हैं।
ताम्र पहाड़ काल की बात करें तो ये कच्चे एवं पक्के मकान के साथ मिलते हैं ताम्र पहाड़ काल से। तो ए का हो गया 2, ए का 2 किसमें, तो ए का 2 है इसमें, मैं आपको दिखाई देता हूँ विकल्प जिसे आप देख सकें। ए का 2 है बी में, और इसके बाद बी का 3 इसी में, अर्थात ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप उसको मिला भी सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, हालांकि मैं आपको दिखा भी देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। पुरा पहाड़ काल जो कि नदी तटे अधिवास, मतलब पुरा पहाड़ काल का जो भी मानव था वो नदियों के किनारे ही रहता था। मध्य पहाड़ काल की बात करें तो यहाँ शैलासिर अधिवास से संबंधित, नव पहाड़ काल जो कि गर्त अधिवास से संबंधित, ताम्र पहाड़ काल जो कि कच्चे एवं पक्के मकानों में जो है मानव रहता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी बहुत ही बीबीआई हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, इनकी यदि बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पहाड़ी उपकरण की खोज की थी। ठीक है, तो पूर्व पुरा पहाड़ काल की इन्होंने खोज की थी, और इनकी यदि बात करें तो खोज की थी मूलतः थे, इनकी बात करें तो मूलतः ये थे एक भूवैज्ञानिक। ठीक है, तो एक जियोलॉजिकल बात करें मतलब ये एक भूवैज्ञानिक थे, क्योंकि इनका मूल कार्य जो था मूलतः यहाँ पर लिखा है मूलतः थे, तो मूलतः तो ये एक भूवैज्ञानिक थे, लेकिन साथ साथ में ये एक पुरातत्वविद भी थे। लेकिन अगर यहाँ पर कोड दिया होता तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मूलतः पूछा गया तो यहाँ पर हम केवल इन्हीं को उत्तर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका बी इसीलिए बताया गया कि इनका मूल कार्य जो था वो एक मतलब एक भूवैज्ञानिक थे, लेकिन साथ में एक पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कूट होता तो हम बी और सी को देते, लेकिन मूलतः पूछा गया तो हमें एक ही ऑप्शन देना है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी था राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम आगे देख लेते हैं, जो आगे यदि बात करें तो इनसे संबंधित भी देख लेते हैं। भारत में पहाड़कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में जो है प्रारंभ किया था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने। जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड मद्रास के निकट है पल्लवरम से ही इन्होंने सर्वप्रथम जो है हैंड एक्स की खोज की थी, और इसीलिए जो है इनको पुरा पहाड़ काल के बात करें जैसे जो प्रागैतिहासिक काल है उसके पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक के जनक कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को जाना जाता है। और जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 में उन्होंने हैंडेक्स जो कि पल्लवरम के मतलब मद्रास के पल्लवरम के निकट से जो है हैंडेक्स जिसे हस्तकुठार कहते हैं इसकी खोज की थी। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 178वां। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं उनकी यदि बात करें तो मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, तो मेहरगढ़ से ही मिले हैं, क्योंकि बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पड़ता है, और इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न मतलब बहुत ही बीबीआई प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी बीबीआई हैं, तो यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था 2009 में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 179वां। संघावो गुफा पुरास्थल है। जो संघावो गुफा पुरास्थल है इसको हालांकि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका जो उत्तर है निम्न पुराकाल से संबंधित संघावो गुफा। ठीक है, संघावो गुफा किस मतलब कैसा पुरास्थल है, तो निम्न पुराकालीन पुरास्थल है, और ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था 2011 में। ठीक है, तो सभी प्रश्न मतलब देखा जाए तो हालांकि आगे हम अदर एग्जाम में आए हुए प्रश्न को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं जो विशेष बातें हैं इसमें। संघावो गुफा जो कि निम्न पुराकाल से संबंधित है। भारत में पहाड़कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में जो है जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे उन्होंने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, जबकि भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने मद्रास के पास पल्लवरम, अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो मद्रास के पास पल्लवरम से ही रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में जो हैंड एक्स है जिसको हथकड़ार कहते हैं उसी का जो है खोज किया है। तो किस काल की खोज की थी, पूर्व पहाड़ काल का एक पाषाणो उपकरण खोजा था जिसे हम हैंड एक्स या हथकड़ार कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बात थी। हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 180वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात बात करें जैसे जो हमारा ऑप्शन बी है, इसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखैया, जो लेखैया है ये मैंने हालांकि पीछे भी हम समझ चुके हैं इसके बारे में। लेखैया इसकी यदि बात करें तो ये पहली बात तो स्थित कहाँ है, ये मिर्ज़ापुर के जो है मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर में स्थित है। और लेखैया से सर्वाधिक नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। तो कितने मिले हैं? 17 नरकंकाल मिले हैं। कितने? 17 नरकंकाल मिले हैं लेखैया शिलालेख से, ठीक है। और ये इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, ठीक है। और यूपी PCS में ये भी प्रश्न पूछा गया था 2011 में। अब हम आगे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 181 में, इसमें पूछा गया कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्रकला, अभी हम इसके बारे में शायद मैंने पढ़ा भी था, हमने पढ़ा भी था ये प्रश्न कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के साथ कहाँ से मिले, तो भीमबेटका के शिलालेख से, ठीक है। तो इसमें अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो भीमबेटका है इसकी यदि बात करें तो हालांकि मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे हम अच्छे से समझ पाएँ। जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण भीमबेटका से मिलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे यदि बात करें तो शैलाश्रयों का आशय है पर्वत की गुफाओं में मानव की बसावट। जो शैलाश्रय होते हैं इनका अर्थ होता है कि पर्वत जो पर्वत होते हैं उनकी गुफाओं में मानव जो कैसा रहता था, कैसा रहन सहन में रहता था, उसी के बारे में जो बनावट होती है उसे ही शैलाश्रय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भीमबेटका का शैलाश्रय सबसे प्रसिद्ध शैलाश्रय है। इसे यूनेस्को है, एक संगठन है, इसका मुख्यालय जो है पेरिस में पड़ता है, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में पड़ता है। यूनेस्को एक संगठन है जो कि इसकी सूची है कि विश्व विरासत सूची, ठीक है, उसमें जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उनको जो है इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है भीमबेटका को शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो और ये भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और GIC प्रवक्ता 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है उसको 182वां प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। अब इसमें पूछा गया कि गंगा घाटी जो है इसकी नरहन संस्कृति किससे संबंधित है, तो दो मध्य पहाड़ी संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो विशेष बातें हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति मध्य पहाड़ काल से संबंधित है। तो पहली बात इसका यह प्रश्न ये समझते हैं कि जो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति है ये मध्य पहाड़ काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य पहाड़ काल से। मध्य पहाड़ काल में गंगा घाटी में अन्य जो क्षेत्र थे उनका नाम है सराय नाराय, मैदहा एवं दमदमा। इन तीनों को हम कई बार पढ़ चुके हैं और ये तीनों तो BBI समझ ही लीजिए। और जो है इन प्रश्न जो है नरहन संस्कृति वाला एक प्रश्न नया है, ठीक है, जो कि GIC प्रवक्ता 2018 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए था राइट आंसर। और जो है इसका क्या पूछा गया कि प्रतापगढ़ तीनों क्षेत्र तो हो गए, दमदमा, मैदा और सरायना, ये तो तीनों प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं और गंगा घाटी का क्षेत्र भी शामिल है। और बात करें जैसे दमदमा, मैदा, सरायना और जो है नरहन संस्कृति, ये चारों ही गंगा घाटी में पड़ते हैं और चारों के चारों जो है मध्य पहाड़ काल से संबंधित है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी समझ सकते हैं आप। और मध्य पहाड़ काल में ही पशुपालन के प्रथम प्रमाण मिले थे, ठीक है। तो ये एक नया प्रश्न, हालांकि इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। मध्य पहाड़ काल में ही पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब एक प्रश्न यदि बात करें तो 183वां, बोरझोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। अगर आप देखा जाए तो आपने अगर 5 वीडियो देखी हैं तो ये प्रश्न जो है आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे हम सभी बार बार पढ़ रहे हैं और ये किसी ना किसी नए एग्जाम में आए हुए हैं। अगर प्रश्न दोबारा आता है तो इसमें जो भी संकलित हैं उनकी बात करें तो पहले या तो वो यूपी PCS में पूछा गया होगा या फिर TGT में पूछा होगा या फिर PGT में या फिर UGC नेट में। तो अलग अलग जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बोरझोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? बोरझोम जो है नव पहाड़ काल का एक जो है स्थल है, तो यहाँ पर नव पहाड़ काल से ही संबंधित है, ठीक है। बोरझोम जो कि जम्मू कश्मीर के नव पहाड़ी युग से संबंधित है और जो है यहाँ से कृषि के, पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 184वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण हाथ परशु का प्रकार नहीं है, मतलब हाथ से चलाने वाला उसका प्रकार नहीं है। तो इसमें है पेबल। जो पेबल है यही नहीं, बाकी फ्लेक है, चॉपर है, चॉपिंग, ये सभी जो है हाथ से चलाए जाते हैं। और जो है हस्त परशु जिसे हम हस्तकुटार भी कहते हैं, प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लैग विधि, चॉपर चॉपिंग विधि, बोरर विधि का प्रयोग किया जाता है। जो फ्लैग विधि है अभी हम इसको पढ़ भी चुके थे कि फ्लैग विधि मध्य पूर्व पहाड़ काल से संबंधित है। चॉपर चॉपिंग विधि निम्न पूर्व पहाड़ काल से संबंधित है और बोरर विधि ये भी जो है इसकी बात करें तो ये भी मध्य पूर्व पहाड़ काल से संबंधित है। जबकि हैंड एक्स के जो औजार हैं सर्वप्रथम मद्रास से ही मिले थे और जो मद्रास तथा अत्रंबकम से प्राप्त हुए थे। जो
मद्रास के पास जो पल्लवरम है वहाँ से 1813 में रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड ने खोज की थी। और इसके बाद जो उनके मित्र थे उनका नाम है विलियम किंग, उन्होंने 1864 में अतरमबंगम से जो है हैंडेक्स के फिर से जो है साक्ष्य खोजे थे। ठीक है, इनमें क्लीवर, स्क्रेपर आदि उपकरण जो हैं वो जो है निम्न पुरापाषाण मध्य पुरापाषाण काल से ही निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित है। ठीक है, तो पेबल उपकरण इस श्रेणी का नहीं है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हमारे 2 और प्रश्न बचे हैं, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। बसूली, छेनी, छेंदवाला, गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? अर्थात ये प्रश्न भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें पूछा गया था यूजीसी नेट में, और ये हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो हालांकि प्रश्न वही है लेकिन आंसर अलग है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं वो सभी के सभी बहुत ही बीबीआई हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर जो प्रश्न आपको 2-3 बार देखने को मिल रहा है तो आप इससे एक गैस कर सकते हैं कि इन प्रश्नों को तो हम बिल्कुल मतलब भूलें ना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बीबीआई हैं। अब ये बसूली, छेनी, छेंदवाला ये प्रश्न मुझे तो याद है कि मैंने एक प्रश्न कराया है। तो जो है ये प्रश्न संबंधित है नपाहल काल से। ठीक है, तो नपाहल काल में ही जो धारदार वाले एक चिकने एवं जो है पालिश युक्त उपकरण प्राप्त होते हैं नपाहल काल में। तो यही इसकी विशेषता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं 186वां प्रश्न। 186वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? हालांकि ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं, तो आप समझ चुके हैं कि ये प्रश्न भी बहुत ही बीबीआई है। और जो भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक है इसे किसने कहा है? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किसने कहा है ये बात, तो ये कहा है एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया ने कहा था। और किसको कहा था? तो बेलन घाटी को। ठीक है, बेलन घाटी को कहा था। और बेलन घाटी जो कि टोंस नदी घाटी की सहायक नदी है, और जो है उत्तर प्रदेश में ये इसके साथ मिलते हैं। ठीक है, और बेलन घाटी इसकी बात करें तो ये तीनों काल से संबंधित है। बात करें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, सॉरी जो जैसे पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल में 3 कालों में बटा हुआ है। एक है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तीनों से ही संबंधित है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक जो है बेलन घाटी को कहते हैं। और ये कहा किसने? तो कहा है जो है एच.डी. संकालिया ने। अब हम अपने लास्ट प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि बात करें तो ये प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको समझ लेते हैं। यदि बात करें तो 187वां प्रश्न है और ये हमारी वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। इनमें से किसे भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? यदि इसकी बात करें जो प्राग इतिहास, जहाँ पर प्राग इतिहास लग गया है तो बात करें ऑप्शन बी द राइट आंसर। जैसे रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड, इनके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। जो रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड हैं इनको प्राग इतिहास का पिता ही कहा जाता है। तो आप इससे भी गैस कर सकते हैं कि जो है रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड ने ही प्राग इतिहास के अध्ययन को सबसे पहले आरंभ किया जाता था, और इनको श्रेय भी दिया जाता है। तो इसलिए इनको प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड को। और जो है इन्होंने 1863 में जो है जो तमिलनाडु के पास पल्लवरम है वहाँ से हैंड एक्स सबसे पहले खोजा था, जो कि एक निम्न पुरापाषाण काल का जो है औजार था। ठीक है, जो हैंड एक्स है वो निम्न पुरापाषाण काल का औजार है। और जो है रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड, इनके बारे में अभी पीछे हमने पढ़ा था कि एक जो है मूलता थे, तो प्रश्न था कि रॉबर्ट ब्रिजफोर्ड थे, तो उसमें पूछा गया कि मूलता थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और साथ में पुरातत्ववेत्ता भी थे। ठीक है, तो अगर कोड दिया जाता उसमें तो ऑप्शन ए और बी, मतलब जो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही ऑप्शन सही होते। लेकिन उसमें जो है मूलता अगर पूछा जाए तो ये पेशे से तो भूगर्भ वैज्ञानिक ही थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन वहाँ पर जो भूगर्भ वैज्ञानिक वाला ऑप्शन था वही हमारा सही था। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने समझा, और ये हमारा जो है लास्ट वीडियो था पाषाण काल का। और हमने जो है पाषाण काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण समझ थी उसको अच्छे से समझा, और जो भी ऐसा लगा, अब हमने जब 6 वीडियो इनको पढ़ लिया तो मतलब एक अच्छी समझ विकसित हो चुकी है। और आपने यदि 6 वीडियो इनको सभी को देखा होगा तो पाषाण काल से संबंधित आप जो है निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी तरह तरह के प्रश्न और एवं जितने भी हायर एग्जाम में पूछे गए थे वे सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो होगा हमारा सिंधु घाटी सप्ताह का। और सिंधु घाटी सप्ताह में लगभग 6-7 वीडियो के अंतर्गत उसको भी हम अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हालांकि आप खुद ही देखते हैं एलटी ग्रेड में पूछा गया है,
अल्टीग्रेड एवं जो देखा जाए हायर एजुकेशन में जो भी पूछे गए हैं एवं यूपीपीसीएस प्री में भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी प्रश्न इसमें संकलित हैं और जीआईसी प्रवक्ता वाले प्रश्न भी हमने जो है संकलित किए थे। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्नों का श्रृंखला था आपको अच्छी लगी होगी और जो है यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं अपना जो सजेशन है वो कमेंट में दे सकते हैं कि जो भी आपका सजेशन हो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।